एक दिन राजा चित्रसेन ने अपने तीनों पुत्रों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें दरबार में बुलाया। राजा ने तीनों पुत्रों को एक एक सोने की मुद्रा दी और उनसे कहा कि वो इस स्वर्ण मुद्रा से कोई ऐसी वस्तु खरीद कर लाए जिससे महल का एक कमरा पूरी तरह से भर जाए। तीनों पुत्र राजा की बात मानकर अलग अलग बाजार चले जाते हैं। बाजार में वो बहुत सी चीजें देखते हैं, लेकिन घूमते घूमते शाम हो जाती है और उनको समझ में नहीं आता कि आखिर उन्हें क्या खरीदना चाहिए। ये पुस्तक कितने की है? पुस्तक का भला क्या मोल होगा भैया, ये बहुत सस्ती है, लेकिन इसमें लिखी बातें बहुत ही अनमोल हैं। ठीक है, मुझे यह चाहिए। यह स्वर्ण मुद्रा रखिए और मुझे ये दे दीजिए। शाम को तीनों महल में वापस आते हैं और अपने कमरे में बैठकर राजा का इंतजार करते हैं। राजा सबसे पहले छोटे बेटे के कमरे में जाते हैं। बेटा, क्या बात है, तुमने कुछ नहीं खरीदा? पिताजी, मैंने ये पुस्तक खरीदी है। क्या, एक स्वर्ण मुद्रा में केवल यह पुस्तक? ठीक है, तुम मेरे कक्ष में चलो। इसके बाद राजा दूसरे बेटे के पास जाते हैं। तुम क्या लाए हो बेटा? पिताजी, मैंने भूसा खरीदा है और पूरा घर भूसे से भर दिया है। ठीक है, जाओ मेरे कक्ष में और मेरा इंतजार करो। अब राजा तीसरे और सबसे बड़े बेटे के कमरे की तरफ जाते हैं। तीसरे बेटे ने अपने कमरे में अंधेरा कर रखा था। राजा जैसे ही उसके कमरे में प्रवेश करते हैं, वह तुरंत उस मोमबत्ती को जला देता है जिसे उसने स्वर्ण मुद्रा देकर खरीदा था। अरे वाह बेटा, तुमने तो यह कमरा ही नहीं बल्कि पूरा महल ही रोशनी से भर दिया। शाबाश बेटा, चलो मेरे कक्ष में चलो। राजा अपने कक्ष में जाते हैं और सभी को अपना फैसला सुनाते हैं। महारानी, हमने फैसला किया है कि हम अपने सबसे बड़े और बुद्धिमान बेटे को ही राजा बनाएंगे और अपने दूसरे बेटे को उसका सहायक बनाएंगे। हमारा तीसरा बेटा हमारे लिए किसी काम का नहीं है। इसने हमारे दौलत को इस बेकार सी पुस्तक पर खर्च कर दिया। इसके लिए इस महल में कोई स्थान नहीं है। इसे कह दें कि यह सुबह होते ही महल छोड़कर चला जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। अगले दिन जब छोटा बेटा घर छोड़कर जाने लगा, तब माँ रोते हुए आई और उसने थैले में कुछ लड्डू बांधकर उसे रास्ते के लिए दे दिया। इसके बाद वह वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है। चलते चलते शाम हो गई और उसे बहुत जोर से भूख लगने लगी, इसलिए वह रात बिताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और माँ के द्वारा दिया हुआ लड्डू खाने के लिए निकालता है। वह जैसे ही लड्डू तोड़ता है, उसमें से सोने का सिक्का निकलता है। राजकुमार एक एक करके सारे लड्डू खाने के लिए तोड़ता गया तो उसे उसमें से ढेर सारी अशर्फियाँ मिली। उसने सारी अशर्फियाँ थैले में भर ली और पेड़ के नीचे सोने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, सो वह अपनी किताब निकालकर पढ़ने लगा। गुणवान है पिता का प्यारा, निर्गुण को भी माने। धनवान के साथी भाई बहना, निर्धन के साथी भी मित्र। जो जागे सो पावत है, जो सोए सो खोए। वह किताब में लिखे एक एक शब्द पर विचार करने लगा। इस किताब में जो बातें लिखी हैं, वैसा कुछ तो मेरे साथ भी हो रहा है। मेरे ही भाई जो गुणवान हैं, उन्हें पिताजी ने राज्य का राजा बना दिया और मुझे बेकार मानकर घर से निकाल दिया। मुझ में कोई भी गुण ना होने के बाद भी माँ ने मेरी सहायता की और पिताजी से छिपाकर लड्डुओं में अशर्फियाँ भरकर मुझे दे दिया। यह सोचते हुए राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए और अब वह किताब में लिखी हर एक बात को परखना चाहता था। अगले दिन सुबह वह उस पुस्तक में लिखी अगली लाइन को परखने के लिए अपने बहन के घर की तरफ रवाना हो गया, जो वही पास के ही दूसरे राज्य में रहती थी। जब वह महल के बाहर पहुंचता है तो सिपाही उसे रोक देता है और राजकुमारी जी के पास खबर भिजवाता है। महारानी, खबर आई है कि द्वार पर आपके छोटे भाई आए हैं। महारानी अपने खिड़की से द्वार की तरफ देखती है और दासी से कहती है, दासी, क्या बकवास कर रही हो? हमारा भाई? अरे हमारा भाई आएगा तो हाथी और घोड़ों पर सवार होकर आएगा, ऐसे भिखारी की तरह नहीं। वह कोई गरीब दिखाई दे रहा है। उसे नौकरों के साथ रहने को कह दो और रूखा सूखा जो भी हो खाने को दे देना। जी महारानी। इस तरह राजकुमार को अपनी बहन के घर में होते हुए भी नौकरों के साथ रहना पड़ा और वही रूखा सूखा भोजन खाना पड़ा।
उसने किताब में लिखी तीसरी लाइन को परख लिया था। अब बारी थी चौथी लाइन की, इसलिए बहन के घर से निकलकर वह मित्र के घर की तरफ चल दिया। जब वह अपने मित्र के घर पहुंचता है तो उसे देखते ही गले लगा लेता है और रोने लगता है। अरे मित्र, क्या हुआ और तुम्हारी ऐसी हालत? सब ठीक तो है? कुछ नहीं मित्र, सब भाग्य की बात है। राजकुमार अपने मित्र को घर से निकाले जाने की सारी बात सुनाता है। कोई बात नहीं मित्र, यह भी आपका अपना ही घर है, एकदम आराम से रहिए। हाँ मित्र, तभी तो आपके पास आया हूँ। मित्र से बढ़कर कोई नहीं होता। इस प्रकार मित्र के घर में रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर वह मित्र से अनुमति लेकर आगे के सफर के लिए निकल जाता है। चलते चलते शाम हो जाती है और वह दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर जाता है। वह रात बिताने के लिए उचित स्थान की तलाश करने लगता है कि तभी उसे एक मंदिर दिखाई देता है। वह मंदिर के पास जाता है। पंडित जी, क्या मैं आज की रात आपके भगवान के दरबार में गुजार सकता हूँ? सुबह होते ही चला जाऊंगा। नारायण नारायण बेटा, यह भगवान का दरबार है, सबके लिए हमेशा खुला रहता है। ये लो, पहले प्रसाद ग्रहण करो। राजकुमार अभी प्रसाद ग्रहण कर ही रहा था कि राजा के तरफ से नगर में डुगडुगी बजने लगती है। डुगडुगी की आवाज सुनकर सभी लोग अपने घरों के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। पंडित जी, ये कैसी डुगडुगी है और लोग अपना अपना दरवाजा क्यों बंद कर लिए? बेटा, ये डुगडुगी यहाँ के राजा की तरफ से बजवाई जा रही है। राजा की एक ही बेटी है, नाग कन्या, उसी के लिए बज रही है ये डुगडुगी। नाग कन्या? हाँ, जो कोई भी नौजवान राजकुमारी के कमरे में एक रात रहेगा तो राजा अपनी बेटी का विवाह उसी नौजवान से कर देंगे। तो पंडित जी, इसमें परेशानी क्या है? बेटा, परेशानी नहीं, ये मुसीबत है, मुसीबत। मुसीबत? हाँ बेटा, आज तक जो भी नौजवान उस नाग कन्या के कमरे में गया है, सुबह उसकी लाश ही निकली। कोई भी जीवित बचकर नहीं निकल पाता, इसीलिए सब लोग डरे हुए हैं। पंडित जी, मैं अभी आया। राजकुमार उस डुगडुगी वाले के पास जाता है। अरे सुनिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। बेटा, यह तुम क्या कर रहे हो? यह तो साक्षात आत्महत्या है। वहां से आज तक कोई भी जीवित नहीं लौटा। पंडित जी, इस दुनिया में वैसे भी मेरा कोई नहीं है और आप निश्चिंत रहें, मैं आपके पास अवश्य लौटूंगा। आप मुझे बस अपना आशीर्वाद दें। वह पंडित का चरण स्पर्श करता है और सैनिकों के साथ महल की ओर चल देता है। महल में पहुंचने पर राजा उस नौजवान से उसका परिचय पूछते हैं और राजा के हुक्म पर उस नौजवान को राजकुमारी के कमरे में बंद कर दिया जाता है। आप कौन हैं और आपको अपने जीवन से मोह नहीं है? वैसे तो जन्म से हम भी एक राजकुमार हैं, लेकिन अब नहीं। और रही बात जीवन की, तो वो तो एक न एक दिन सभी को इस माया रूपी संसार को छोड़कर चले ही जाना है। ठीक है, रात बहुत हो चुकी है, चलिए अब आप भी सो जाइए। आप विश्राम करें, हमें नींद आएगी तो हम सो जाएंगे। राजकुमारी सोने लगती है, लेकिन राजकुमार को नींद नहीं आती है, इसलिए वह अपनी किताब को पढ़ने लगता है। जो जागे सो पावत है, जो सोए सो खोए। वह एक ही लाइन को बार बार पढ़ता रहता है। जब राजकुमारी पूरी तरह से नींद में सो चुकी थी, तभी उसने उनके नाक से एक विषैले नाग को निकलते हुए देखा। राजकुमार बिना भयभीत हुए पास में पड़े डंडे को उठाता है और जैसे ही वह सांप पलंग से नीचे आता है, वह उसे मार देता है। सुबह जब राजकुमारी के कक्ष का दरवाजा खोला जाता है, तो दोनों को जीवित देखकर महारानी बहुत प्रसन्न होती है। यह बात पूरे राज्य में फैल जाती है और समस्त राज्य में उस नौजवान की बहादुरी की चर्चा होने लगती है। राजा ने भी अपने वचन के अनुसार राजकुमारी का विवाह उस नौजवान से करा दिया। कुछ दिन राज्य में रहने के बाद एक दिन राजकुमार राजा से कहते हैं, महाराज, अब हम अपने घर को वापस जाना चाहते हैं। बेटा, लेकिन तुम कहाँ जाओगे? हम अपने माता पिता के पास जाएंगे। वैसे भी बेटी का असली घर उसका ससुराल ही होता है, मायका नहीं। जैसी तुम्हारी इच्छा। राजा के आदेश पर ढेर सारे हाथी घोड़ों पर ढेर सारा सामान लाद दिया गया और सैनिकों के साथ राजकुमार पहले पंडित जी के पास जाते हैं, फिर अपने मित्र से मिलते हैं
और फिर अपने बहन से मिलते हुए अपने घर को वापस आ जाते हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और अब सभी हंसी खुशी साथ रहने लगे। कहते हैं विद्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। मनुष्य केवल शिक्षा तथा माता पिता और गुरुजनों द्वारा दिए गए आशीर्वाद और संस्कार से ही प्रगति कर सकता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें।